नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाज लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। बस मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार यूपी से बाहर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करती नजर आएंगी। उन्हें दोनों राज्यों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवादित जमीन मामले में सुनवाई की डेडलाइन 1 दिन कम कर सभी पक्षों को 17 अक्टूबर तक बहस खत्म करने को कहा है। पाकिस्तान की तरफ से पंजाब की सीमा में ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा गिराने के मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। और भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जडेजा ने सबसे तेज 44 टेस्ट मैच में 200 विकेट पूरे कर श्रीलंका के रंगना हेरात के 47 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर तेजस एक्सप्रेस को रोककर प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ से लॉन्च हुई देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस जैसे ही गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां मौजूद रेलवे कर्मचारी ट्रेन को रोककर प्रदर्शन करने लगे। बिहार के कटिहार के जगन्नाथपुर घाट पर 20 से ज्यादा लोगों के साथ एक नाव देखते ही देखते नदी में समा गई। इस बीच उनको बचाने के लिए लोग दौड़े, लेकिन हादसे में 1 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक सीओ विजय प्रकाश सिंह को फिल्मी स्टाइल में घोड़े पर सवार होकर थाने का निरीक्षण करना भारी पड़ गया। घोड़े के बेकाबू होने के बाद सीओ साहब धड़ाम से नीचे गिर गए। यूपी के गाजियाबाद में एक दुकानदार के उधार नहीं देने पर युवकों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और फरार हो गए। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी नेता प्रकाश मेहता का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह की कार को ही घेर लिया और उनकी कार के शीशे तोड़ दिए। यूपी के नोएडा में सेक्टर 16 में मौजूद कुछ दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के बाद धुएं का गुबार काफी दूर से दिखाई दिया। लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील के रजिस्ट्रार ऑफिस में वकील का एक महिला से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। नेपाल पुलिस ने काठमांडू में 6 चीनी नागरिकों को एटीएम सिस्टम हैक कर करोड़ों रुपए निकालने के आरोप में धर दबोचा और उनके पास से बड़ी संख्या में कैश बरामद किया। भारी बारिश से बेहाल हुए पटना शहर के कई इलाके अब गंदे पानी से घिर चुके हैं। वहीं रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के नौगांव में ग्रामीणों को एक महिला का अंतिम संस्कार करने के लिए बारिश की वजह से उफान मार रहे नाले से होकर पैदल गुजरना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सोनाली फोगाट एक ऐसा नाम है जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। टिकटॉक पर अपने वीडियो के जरिए धूम मचाने वाली सोनाली फोगाट आदमपुर से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और टिकट मिलने के बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या और बढ़ गई है। हालांकि उनके टिकटॉक वीडियो को पसंद करने वालों की तादाद पहले भी 1 लाख से ज्यादा है। कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभल हंसी। अलग अलग गानों पर अलग अलग अंदाज में सोनाली फोगाट के वीडियो को खूब पसंद किया जाता है। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। और जब सोनाली फोगाट को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया तो सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा तेज होना लाजमी था। सोनाली फोगाट को बीजेपी ने आदमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि आदमपुर सीट पूर्व सीएम भजनलाल के परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई यहां से विधायक रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट पर दांव खेला है। भजनलाल जी ने जरूर अच्छे काम किए, लेकिन क्या कुलदीप बिश्नोई वहाँ के कार्यकर्ता बता सकते हैं? उन्होंने लोगों के लिए काम किए। वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। किस बेस पे वो वोट मांगेंगे?
राजनीति के अलावा सोनाली फोगाट एक्टिंग और न्यूज एंकरिंग दोनों आजमा चुकी हैं। पति संजय फोगाट बीजेपी के नेता थे, जिनकी 3 साल पहले संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। टीवी सीरियल से सोनाली को कुछ खास पहचान नहीं मिली, लेकिन टिकटॉक के इस दौर में वो वीडियो की स्टार है। मेरी धड़कन की सदा हो तुम। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो लोग भी बाहर से भी आए हैं, वो लोग भी मुझे हिम्मत देने के लिए आए हैं। हरियाणा बीजेपी में सोनाली फोगाट ने बहुत जल्दी अपनी जगह बनाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में काम शुरू किया और फिर उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया। राजनीति के अलावा सोनाली टिकटॉक पर पूरी तरह से सक्रिय रही। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। पिछले 12 सालों से भाजपा की और पिछले 5 साल से हरियाणा में काम कर रही हूँ, लोगों के लिए काम किया है मैंने। सोनाली आदमपुर से लगी नलवा सीट पर टिकट की दावेदार थी, लेकिन पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई की टक्कर में उन्हें उतार दिया। कठिन मुकाबले में भी सोनाली को जीत की उम्मीद है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए जब बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की तो हंगामा मच गया। पार्टी के 3 बड़े नेताओं एकनाथ खड़से, विनोद तावड़े और प्रकाश मेहता को टिकट नहीं मिला है, जिसके बाद इनके समर्थक तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। और घाटकोपर में प्रकाश मेहता के समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार पराग शाह की कार को ही घेर लिया और एक समर्थक ने अपना सिर कार पर मारना शुरू कर दिया। हालांकि प्रकाश मेहता अपने समर्थकों को रोकते और समझाते दिखे। हालांकि नारेबाजी और हंगामे के बीच पराग शाह की कार के शीशे तोड़ दिए गए। इस बार बीजेपी ने पराग शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इससे नाराज प्रकाश मेहता के सैकड़ों समर्थक सड़क पर उतर आए। शोरगुल और हंगामे के बीच पराग शाह की कार को रोककर तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि कुछ महिला समर्थकों ने आगे खड़े होकर कार का रास्ता रोक लिया। हंगामा सिर्फ प्रकाश मेहता के समर्थकों ने ही नहीं किया, विनोद तावड़े के समर्थक भी उनका टिकट काटे जाने के बाद सड़क पर उतर आए और जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दिया है उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि विनोद तावड़े ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के फैसले को स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बोरीवली से उम्मीदवारी क्यों नहीं दी, इसके बारे में मैं भी आत्मपरीक्षण कर रहा हूं। पार्टी भी इसके बारे में सोचेगी। अगर मेरा कुछ गलत है तो मैं सुधार लूंगा, पार्टी की कुछ गलती हुई तो पार्टी सुधार लेगी। लेकिन आज किसकी गलती है ये सोचने का समय नहीं, चुनाव अभी काफी नजदीक आए हैं। विनोद तावड़े ने अपने समर्थकों से पार्टी के लिए काम करने और बीजेपी को बहुमत दिलाने की अपील की। हालांकि उनके समर्थकों ने तीखे तेवर दिखाए। सियासी गलियारे में पहले से ही इन बड़े नेताओं के नाम टिकट की लिस्ट से कटने की चर्चा थी। बीजेपी ने अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट में विनोद तावड़े, एकनाथ खड़से और प्रकाश मेहता को टिकट नहीं दिया। इन तीनों नेताओं का नाम मौजूदा सरकार के तहत किसी न किसी घोटाले में आया था। बीजेपी ने एकनाथ खड़से की जगह उनकी बेटी को टिकट दिया है। पार्टी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसमें कार्यकर्ता जो अनुशासनबद्ध कार्यकर्ता थे उनसे भी ज्यादा जिनको अनुशासन का अनुभव नहीं है, अनुशासन का परिचय नहीं है, ऐसे लोगों का भी उसमें समावेश होता जा रहा है। लेकिन बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि टिकट काटे जाने के बाद इस हद तक बवाल बढ़ेगा। हालांकि बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि प्रकाश मेहता जैसे नेता अपने समर्थकों को समझाने में कामयाब होंगे, लेकिन समर्थकों के तेवर चुनाव में बीजेपी के लिए चिंता की वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई के लिए तय समय सीमा में कटौती की है। 37वें दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अब 17 अक्टूबर तक इस मामले की सुनवाई पूरी होगी। उन्होंने अयोध्या के इस मामले में संबंधित सभी पक्षों से कहा कि 17 अक्टूबर तक बहस पूरी करें। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पक्षों को 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने के लिए कहा था, जिसके बाद अयोध्या मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी सुनवाई बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की 17 अक्टूबर तक कुल 41 दिन सुनवाई होगी। इससे पहले मौलिक अधिकारों को लेकर केशवानंद भारती बनाम केरल केस में 13 जजों की पीठ ने 5 महीने में 68 दिन सुनवाई की थी। ये सुनवाई 31 अक्टूबर 1972 से शुरू होकर 23 मार्च 1973 तक चली थी, जबकि 2017 में आधार की अनिवार्यता के मामले की सुनवाई 38 दिन तक चली थी। इससे पहले सुनवाई के 37वें दिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने अपनी दलीलें शुरू की।
इस दौरान जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि क्या इस्लाम में देवत्व को किसी वस्तु पर थोपा जाता है। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि दोनों धर्मों में ऐसा ही होता है। इस्लाम में मस्जिद इसका उदाहरण है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम हमेशा सुनते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अल्लाह की पूजा करते हैं न कि किसी वस्तु की। हम देखना चाहते हैं कि क्या किसी संस्था ने मस्जिद को पूज्य माना है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह को पूजे जाने की बात सामने आती है। इस दौरान राजीव धवन ने कहा कि हिंदू पक्षकार बाबर पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन बाबर कोई विध्वंसक नहीं था। मस्जिद तो मीर बाकी ने एक सूफी के कहने पर बनाई थी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि क्या इस बात का कोई सबूत है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद को कोई दान दिया हो। इस पर राजीव धवन ने किसी भी तरह के सबूत होने की बात से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि सबूत मंदिर के दावेदारों के पास भी नहीं है। राजीव धवन ने कहा कि 1855 में एक निहंग वहां आया और उसने वहां गुरु गोविंद सिंह की पूजा की और निशान लगा दिया। हालांकि बाद में सारी चीजें हटा दी गई। उसी दौरान बैरागियों ने रातों रात वहां बाहर एक चबूतरा बना दिया और वहां पूजा करने लगे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल और फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने भी पहले बाबर के फरमान के मुताबिक मस्जिद के रखरखाव के लिए रेंट फ्री गांव दिए थे और फिर राजस्व वाले गांव दिए। आर्थिक सहायता के चलते ही दूसरे पक्ष का एडवर्स पोजेशन नहीं हो सका। राजीव धवन ने कहा कि साल 1934 में मस्जिद पर हमले के बाद नुकसान की भरपाई के लिए मुस्लिमों को मुआवजा भी दिया गया। 10 दिसंबर 1884 में भी एक बैरागी फकीर मस्जिद की इमारत में घुसकर बैठ गया था। जब प्रशासन की चेतावनी के बावजूद वो बाहर नहीं निकला, तब फिर उसको जबरदस्ती निकाला गया था। राजीव धवन ने कहा कि मस्जिद पर जबरन कब्जा किया गया, लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया गया, रथ यात्रा निकाली गई, लंबित मामलों में दबाव बनाया गया। धवन ने कहा कि मस्जिद ध्वस्त की गई और उस समय मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने 1 दिन की जेल अवमानना के चलते काटी थी। अदालत से गुजारिश है कि तमाम घटनाओं को ध्यान में रखें। पी चिदंबरम की जमानत याचिका को लेकर सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर 15 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के यूएन में दिए भाषण को बकवास बताते हुए कहा कि इमरान अब वो क्रिकेटर इमरान खान नहीं है जिन्हें दुनिया जानती थी। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वाईएसआर वाहन मित्र योजना को लॉन्च किया, जिससे देश के इतिहास में पहली बार ऑटो, कैब और कार चालकों को हर साल 10,000 रुपए मुफ्त मिलेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में राम विवाह के दौरान राम भक्तों के साथ एक फिल्मी गाने पर प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने जमकर डांस किया। उत्तराखंड के केदारनाथ में इस सीजन का पहला हिमपात होने से केदारनाथ धाम की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई, लेकिन फिर भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। झारखंड के रांची के दमस फॉल के पास छिपे नक्सलियों पर एसटीएफ और पुलिस ने हमला कर दिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में पुलिस के 2 जवान अखिलेश राम और खंजन कुमार महतो शहीद हो गए। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इराक में पिछले 1 हफ्ते से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 31 प्रदर्शनकारी और 3 पुलिस के जवान हैं। यूएई के स्पेस मिशन पर गए रूस, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के 3 अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित 8 दिन बाद वापस धरती पर लौट आए। उनके अंतरिक्ष यान ने कजाकिस्तान की धरती पर लैंड किया। टाइगर श्रॉफ ने अपनी नन्ही फैन की ख्वाहिश पूरी करके सबका दिल तब जीत लिया जब वो उसके बर्थडे में अचानक पहुंच गए। 4 साल की आदिरा के बर्थडे में पहुंचे टाइगर श्रॉफ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ये पहली ट्रेन है जिसके लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा मिलेगा। लिहाजा तेजस को हरी झंडी दिखाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी खुश दिखाई दिए। इस दौरान उनके साथ यूपी सरकार के कई मंत्री और रेलवे से जुड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे।
ट्रेन के चलते ही गार्ड ने भी हरी झंडी दिखाई और दिल्ली की ओर चलने का इशारा किया। इस दौरान सीएम योगी ने ऐसी अत्याधुनिक ट्रेनों से दूसरे शहरों को जोड़ने की भी वकालत की। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के बीच में शारदीय नवरात्रि के इस अवसर पर आज शुभारंभ हो रही है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, रेल मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। तेजस एक्सप्रेस में फायर से बचने के लिए सेंसर्स लगाए गए हैं, साथ ही हर डिब्बे में सीसीटीवी लगाया गया है। तेजस एक्सप्रेस में एलईडी स्क्रीन पर ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट दिया जाएगा। ट्रेन में ऑन बोर्ड वाईफाई, मॉड्यूलर बायो टॉयलेट और आरामदायक सीटें लगाई गई हैं। इसके अलावा तेजस एक्सप्रेस में अपने आप चलने वाले इंटर कनेक्टिंग दरवाजे हैं। इससे एक कोच से दूसरे कोच में जाना काफी सुविधाजनक हो गया है। टीसीटीसी के जो हेड है वो भी मौजूद है। सर ये बताइए सर, किस तरीके का अनुभव करने वाले ये लोग हैं? तेजस को बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया गया है। नहीं, आप इतने यात्रीगण हैं, आप उनसे पूछिए क्या अनुभव कर रहे हैं और क्या नई चीजें चाहिए। इसके लिए हमने करीब 1 महीने पहले पोर्टल एक खोला है, जिसके जो सुझाव हैं उसमें डाल सकता है। बहुत सी चीजें हैं अभी भी जो हम कर सकते हैं, वो सुझाव हमको मिलेंगे तो जैसे जैसे मिलते जाएंगे उसमें जो भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं हम करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी में लगाया गया, उसके अलावा और भी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी है, दरवाजे ऑटोमेटिक बंद है, तो वो सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी अपने आप में काफी अच्छी है। रेलवे बोर्ड दूसरे रूटों पर भी ऐसी ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। तेजस ट्रेन की निगरानी IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के जिम्मे है। तेजस में यात्रियों को प्रीमियम सेवाएं और सुविधाएं दी जाएंगी। ये ट्रेन सिर्फ मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और लखनऊ से दिल्ली के बीच की 512 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 15 मिनट में पूरी करेगी। लखनऊ स्टेशन में तेजस सुबह 6:10 पर चलेगी और 12:25 पर यात्रियों को दिल्ली पहुंचा देगी। और ये ट्रेन नई दिल्ली से शाम 3:35 पर चलेगी और उसी दिन 10:05 पर रात को लखनऊ पहुंचेगी। ये ट्रेन बीच में सिर्फ कानपुर और गाजियाबाद में ही रुकेगी। तेजस एक्सप्रेस में कुल 758 यात्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि पहली बार IRCTC ने इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए फ्री में 25 लाख रुपए का बीमा दिया। इसके साथ साथ अगर ट्रेन लेट होती है तो इसकी भरपाई के लिए मुआवजा देने का प्रावधान भी किया गया है। ट्रेन अगर 1 घंटा लेट होती है तो यात्री को 100 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं ट्रेन 2 घंटे से ज्यादा लेट होने पर प्रत्येक यात्री को 250 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। हालांकि लखनऊ से तो तेजस सज धज कर निकली, लेकिन जैसे ही वो गाजियाबाद पहुंची तो वहां स्टेशन पर उसे रोककर रेलवे कर्मचारी प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान रेलवे के कर्मचारी तेजस एक्सप्रेस के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर पोस्टर, बैनर और काले झंडे लिए खड़े दिखे। जैसे ही ट्रेन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी, प्रदर्शनकारी रेलवे के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए ट्रेन के सामने रेलवे ट्रैक पर उतर आए। इस दौरान RPF, GRP और गाजियाबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रेन के सामने मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। तेजस एक्सप्रेस गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और यहां पर उसका विरोध करने के लिए जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। आप देखिए यहां पर तमाम मौजूद हैं और तेजस जो एक्सप्रेस है उसके सामने काले झंडे लगा दिए गए हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, उसको विरोध करके यहां दिखा रहे हैं काले झंडों के माध्यम से। और ये जो तेजस एक्सप्रेस है उसे आप देख सकते हैं यहाँ वो इस दौरान रेलवे मजदूर यूनियन के कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने रेलवे का निजीकरण करने की कोशिश की तो वो तेजस को चलने नहीं देंगे। ये तेजस्वी एक्सप्रेस जो गाड़ी आ रही है प्राइवेट में चलाई है, इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसको हम ना चलन देंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हालांकि प्रदर्शनकारियों के करीब 5 से 7 मिनट तक तेजस को रोके जाने के बाद वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे प्रदर्शनकारियों को ट्रैक से हटाया और तेजस को दिल्ली की ओर रवाना किया। इससे पहले कानपुर स्टेशन पर भी रेलवे कर्मचारियों ने तेजस ट्रेन के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया था। दरअसल तेजस ट्रेन की निगरानी IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के जिम्मे है, जिसके तहत वो यात्रियों को प्रीमियम सेवाएं दे रही है। लेकिन रेलवे कर्मचारी इसे रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत मान रहे हैं और विरोध पर आमादा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सरबत दा भल्ला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली से गुरदासपुर तक चलने वाली सरबत दा भल्ला एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर दूसरे केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में दो बदमाशों ने सरेशाम एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई सीट से नामांकन भरने से पहले हवन किया। जम्मू के कटरा में नवरात्र के मौके पर मिशन दोस्ती महादंगल कुश्ती प्रतियोगिता में कश्मीर की पहली महिला पहलवान नाहिदा नबी ने भी हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान पर सर्वे रिपोर्ट पीएम को सौंपी और उनसे 16,000 करोड़ की मदद मांगी। मुंबई के आर्य जंगल में मेट्रो कार शेड के लिए 2700 से ज्यादा पेड़ों को काटने की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा की याचिका पर जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस केस में अब तक सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। राजस्थान के झुंझुनू में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली एक छात्रा की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कोलकाता में अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने एक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर टीएमसी सांसद नुसरत जहां भी मौजूद थी। एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की एक प्रमोशनल वीडियो जारी की है। इस वीडियो में एयर स्ट्राइक की तैयारियों और आतंकी कैंप तबाह करने की तस्वीरें भी हैं, जिसमें दिखाया गया कि फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले के बाद कैसे वायुसेना ने पहले तैयारी की और फिर एयर स्ट्राइक की योजना बनाई। भारतीय वायुसेना ने इस कायरतापूर्ण आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए चक्रव्यूह की रचना की। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और बता दिया कि वो आतंकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बालाकोट के पास आतंकियों के वर्षों से चल रहे ट्रेनिंग कैंप को चंद मिनटों में नेस्तनाबूद नाबूद कर दिया। इस तरह भारतीय वायुसेना के योद्धाओं ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सपूतों के बलिदान का बदला लिया। वायुसेना की इस प्रमोशनल फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की हवाई हिमाकत का हवाई तरीके से ही जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमान लौटने को मजबूर हो गए। पाकिस्तानी हवाई हमले का प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रहरियों ने दुश्मन को भारत की आकाशीय सीमा में घुसने से पहले ही खदेड़ कर बाहर कर दिया। एयरफोर्स डे के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बालाकोट में आतंकी कैंपों पर की गई कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि बताया। साथ ही जरूरत पड़ने पर दूसरे आतंकी कैंपों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी। ऐसी इन्फॉर्मेशन तो वहाँ के कई कैंप्स की है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सीधा अटैक कर दें। वो डिसीजन लिया जाएगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, एंड जब वो रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हम नेसेसरी एक्शन लेंगे। इसके अलावा आईएएफ चीफ ने पाकिस्तान की ओर से भेजे जाने वाले छोटे ड्रोन को नई चुनौती करार दिया और दावा किया कि इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के प्रमोशनल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सेना ने दिखा दिया कि अगर उसके ऊपर हमले किए गए तो उनका नतीजा क्या होगा। जो लोग ये सवाल करते थे वो कहीं न कहीं देश के सुरक्षा के में लगे हुए लोगों का मनोबल गिराने की षड्यंत्र और साजिशों में भरे हुए थे। आज जो है वो हमारे सुरक्षा बल जो है, हमारी जो सेनाएं हैं, वो देश के सम्मान के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए दिन और रात काम करती हैं। और आतंकवादी और देश में जो शैतानी हरकतें करते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देती हैं। बालाकोट में भी वही हुआ। आतंकवादियों को किसी भी तरह से हम कोई छोड़ने वाले नहीं है, ये बात उनको भी अच्छी तरह से इस बात का एहसास हुआ है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन इसी वक्त दोनों राज्यों में कांग्रेस में सिर फुटअव्वल शुरू हो गई है। टिकट बंटवारे में मनमानी और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हरियाणा में अशोक तंवर ने मोर्चा खोल दिया, तो महाराष्ट्र में संजय निरुपम ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। और संजय निरुपम ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टिकट बंटवारे पर सवाल खड़े कर दिए।
पार्टी में एक पैरेलल, एक समानांतर व्यवस्था होती थी जमीन से, नीचे से फीडबैक लेने की। आज वो सिस्टम खत्म हो गया है। जो जनरल सेक्रेटरी ने कहा वो फाइनल है। ये पूरा जो मॉडल है कांग्रेस पार्टी के संगठन का अंदर का, ये मॉडल दोषपूर्ण है, फॉल्टी है। संजय निरुपम इस बात पर नाराज हैं कि उनकी पसंद के एक उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने प्रचार से दूर रहने और यहां तक कि पार्टी छोड़ देने की धमकी भी दे दी। संजय निरुपम को या राहुल गांधी से जुड़े किसी व्यक्ति को किल करना है, उसको डैमेज करना है, उसको बताना है कि तुम महत्वहीन हो, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बगैर सोचे समझे विचार किए ये फैसला किया गया, जिसकी मैं निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। और इसलिए मैंने अनाउंस किया है कि मैं चुनाव प्रचार से दूर हूं। उधर घमासान हरियाणा में भी बचा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पहले तो सोनिया गांधी के आवास के सामने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया और पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैंने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखी है, जिसकी कॉपी भी आप सबको हम दे देंगे। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि इन तमाम उससे मुझे रिलीव किया जाए। हालांकि चुनाव से ठीक पहले हुड्डा ने पार्टी में मचे घमासान को खास तवज्जो नहीं दी। वो तो मचा हुआ घमासान बीजेपी में, कितने आदमी छोड़ गए, कितने आदमी का बयान देखो। आज किसी की बीवी चुनाव लड़ रही है, किसी को कोई खुद लड़ रहा है। हमारा कोई ऐसा नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेता हुड्डा के समर्थन में हैं, लेकिन चर्चा है कि आपसी गुटबाजी का असर चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि नामांकन करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया और ये मैसेज देने की भी कोशिश की कि कांग्रेस में सब ठीक है। पंजाब में दिवाली से पहले बड़ा आतंकी हमला होने की आशंका है। गिरफ्तार हुए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तान समर्थकों और आईएसआई ने भारत में बारूद और विस्फोटक भिजवा दिए हैं, जिसका मकसद पंजाब में दिवाली या फिर दिवाली से पहले बड़ा बम धमाका करना है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों को पंजाब में बम धमाके के लिए जर्मनी से 10 लाख रुपए की फंडिंग भी की गई है। फंडिंग इस तरह से करवाई गई है कि पकड़े गए आतंकियों को पैसे भेजने वाले शख्स का नाम तक पता नहीं लगाया जा सके। पुलिस ने गुरदासपुर में बॉर्डर के पास बसे गांव से करीब 12 संदिग्धों से पूछताछ की है। इस मामले में अब तक 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्यास पर किए तंज से लोग ठहाके लगाने लगे। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत की तरफ से बांग्लादेश में प्याज के निर्यात पर रोक लगाए जाने पर चुटकी ली, जिस पर जमकर तालियां बजी और लोगों ने ठहाके लगाए। प्याज में से थोड़ा दिक्कत हो गया हमारे लिए। मुझे मालूम नहीं है कि आपने कभी प्याज बंद कर दिया, तो उसके बाद मैंने क्या किया, हमारा कुक को मैं बोल दिया कि अब से हम प्याज देके खाना मत पकाओ, प्याज बंद कर दो। हरियाणा के हिसार के आदमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने अपना नामांकन दाखिल किया। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के साथ बीजेपी के टिकट पर हरियाणा के पिहोवा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। ईमानदारी और नीतियों के कारण मैं राजनीति में आया हूं और मैं पूरा अपने मन से, जैसे मैंने देश की सेवा हॉकी में की है, वैसे ही यहाँ पर लोगों की सेवा करूंगा और विकास करूंगा। हरियाणा के सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट से पहलवान योगेश्वर दत्त ने बीजेपी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद रहे। यूपी के बस्ती में एक नाबालिग लड़की पर 3 युवकों ने सोते हुए तेजाब फेंक दिया, जिससे लड़की गंभीर रूप से झुलस गई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मिशन ओलंपिक सेल ने साक्षी को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से बाहर कर दिया। वहीं पहलवान रवि दहिया को इस योजना में शामिल कर लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती के साथ ही 2019-20 में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान को भी 6.9% से घटाकर 6.1% कर दिया। आरबीआई ने मांग और निवेश में कमी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
यूपी की योगी सरकार में 26 अक्टूबर को अयोध्या में होने वाले तीसरे दीपोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अधिकारियों का मानना है कि 10 अक्टूबर तक सभी काम पूरे हो जाएंगे। यूपी के वाराणसी में रेलवे के निजीकरण और मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर रेलवे कर्मचारियों ने कैंटोनमेंट से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला और सीएम को संबोधित पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पुलिस मुख्यालय में एक शख्स ने चाकू से हमला कर 4 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की विधानसभा सीट से पर्चा भरते हुए अपना दमखम दिखाया। दक्षिण पश्चिमी नागपुर सीट से फडणवीस पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। लिहाजा नागपुर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश कुछ ज्यादा ही नजर आया। अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने के बाद सीएम का रोड शो निकला और उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। नागपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 6 सीटें हैं। 2009 और 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट पर जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को करीब 59,000 मतों से हराया था। हमारे 6 उम्मीदवारों की जीत और सुनिश्चित हो चुकी है। वो केवल जीत से खुश रहे हो, मुझे बताइए, जवाब चाहिए। नागपुर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी इलाका है और रोड शो में उनकी मौजूदगी से कार्यकर्ताओं में और जोश नजर आया। पिछले 5 साल में नागपुर की तस्वीरें बदली, विजयनगर की तस्वीरें बदली, आज महाराष्ट्र के लिए तस्वीर बदल गई है। ये काम अगर किसी ने किया है तो उस नेता का नाम देवेंद्र फडणवीस है, जो हम कभी भूल नहीं है। नामांकन से पहले देवेंद्र फडणवीस अपनी पत्नी के साथ नितिन गडकरी के घर पहुंचे। नितिन गडकरी की पत्नी ने दोनों की आरती उतारी और फिर नामांकन के लिए रोड शो शुरू हुआ। मैं बस इतना जानती हूँ कि लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में कितना काम हुआ है और लोग जरूर भारतीय जनता पार्टी का, देवेंद्र जी का, सभी उन उम्मीदवारों का जिन्होंने लोगों की सेवा की है, उनका साथ दे। दक्षिण पश्चिमी नागपुर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और इस बार शिवसेना भी साथ में चुनाव लड़ रही है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस के लिए मुकाबला आसान माना जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सीटों का फाइनल फार्मूला सामने आ गया है। महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी पार्टी शिवसेना 124 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दूसरी सहयोगी पार्टियां जिन्हें 14 सीटें दी गई हैं। उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी में जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा शिवसेना के साथ गठबंधन को मजबूत बताते हुए उन्होंने दावा किया कि दोनों पार्टियां हिंदुत्व के डोर से बंधी हुई हैं। हिंदुत्वाचा जो धागा आहे तो धागा शिवसेना भारतीय जनता पक्षाला जोडणारा धागा आहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान को एक बार फिर नसीहत दी और कहा कि इमरान खान लगातार भड़काने वाले और गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर उतारू। उन्होंने इमरान के भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने वाले बयान पर तंज कसा। सबसे ज्यादा सीरियस बात है कि उन्होंने जो ओपन कॉल दिया था, जैसा आप बता रहे हैं कि आप लोग कुछ करो, मार्च करो, उन्होंने एक ओपन कॉल दिया था जिहाद के लिए कि सब लोग हम करेंगे जिहाद अगेंस्ट इंडिया। नॉर्मल बिहेवियर तो है नहीं और हम बार बार कहते आए हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लीडर्स जैसे एक पड़ोसी मुल्क को बिहेव करना चाहिए, जैसे एक पड़ोसी को बिहेव करना चाहिए, वैसे नॉर्मल बिहेवियर उनसे अपेक्षा करते तो नहीं है, लेकिन फिर भी पड़ोसी है तो कभी कभी करना पड़ता है। और जहां तक उनका ये कॉल है कि आप यहां से जाके और किसी दूसरे देश का सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करो और दूसरे कंट्री में जाओ, ये तो मुझे लगता है कि ये उस ऑफिस में जिसको ऑक्युपाई करते हैं उसके काबिल नहीं है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की हिरासत 23 अक्टूबर तक बढ़ी है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की विशेष कोर्ट ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक की न्यायिक हिरासत 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी। उत्तराखंड में बीजेपी ने 90 लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने के आरोप में पार्टी से बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ की टीम ने 8 किलो आईईडी बरामद कर उसे नष्ट कर दिया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव 25 वोटों से जीता। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद यूपी राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बारामती विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। केरल के वायनाड में बांदीपुर ट्रैफिक बैन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हुए और पीएम मोदी पर हमला बोला। Anybody who says anything against the Prime Minister, anybody who raises anything against the government is put in jail or is attacked. Media is crushed. हरियाणा में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, हेमा मालिनी और सनी देओल समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने द्वारका से नजफगढ़ ग्रे लाइन कॉरिडोर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 200 विकेट पूरे किए। पटना में पानी तो घटने लगा है, लेकिन शहर की हालत खराब है। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात में लोग अब तक परेशान हैं। पटना में पंख मंगवाकर पानी निकाला जाना शुरू हुआ है, लेकिन प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि गंदे पानी के बीच बीमारी फैलने की आशंका ज्यादा है। एक तो गंदा पानी, उस पर तैरती गंदगी, और अब इस गंदे पानी की दुर्गंध लोगों का जीना मुहाल कर रही है। और ऊपर से एनडीआरएफ की टीम लगातार बच्चों और बुजुर्गों को वहां से निकालकर बाहर ला रही है, क्योंकि इस गंदे पानी के संपर्क में आने से बच्चों के साथ साथ बड़े भी कई संक्रामक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। जिस गंदगी के अंबार से एनडीआरएफ की टीम बच्चों और बड़ों को पानी के संपर्क में नहीं आने दे रही और गोद में उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा रही है, उसी गंदे पानी में एक बच्चा बड़ा ही मगन होकर अपनी जुगाड़ की पाइप नाव पर सवार होकर 2 लकड़ियों के सहारे पीछे धकेलता हुआ किनारे पर आ रहा था। बहुत दूर से आ रहे हैं। कहाँ से? वो बाजार समिति। बाजार समिति क्या है? क्या चीज को बैठ के आ रहे हैं? टैंक के सरकारी टैंक वही बना के चला रहे हैं। क्या बना के चला रहे हो? नाव बनाकर। कैसे चल रहे हो इतना दिन से पानी में? पानी में यही गुजारा कर रहे, ठेला रिक्शा पे होगा। अपनी जुगाड़ की नाव पर सवार इस बच्चे को पूरा भरोसा है कि सरकार जल्द ही इस समस्या का भी समाधान निकालेगी और फिर से पहले जैसे हालात होंगे। पानी में गंदगी हो गया, कैसे बीमारी हो जाएगा? वो सरकार पानी सुखा रहा है। पानी सुखा रहा है, पूरा पानी गंदगी सब कैसे बचोगे? रिक्शा ठेला पे बैठे हैं, घर का पानी सूख गया है। रात में कैसे सोते हो? घर पे सोते, पानी हल्का सूख गया। ये हाल उस इलाके का है जहां बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी रहते हैं, और राजेंद्र नगर इलाके की हालत को देखकर समझा जा सकता है कि बाकी इलाकों में पानी में तैरती गंदगी का क्या हाल होगा। सियासी मैदान में आज भी बयानों के खूब तीर चले। देखिए बयानों के मामले में बाजी किसने मारी। उनको तकलीफ हुई, मैं गोडसे को इंडिया का फ्रंट रेस कहा, तो यही बात हुई क्या? अब गिरिराज जी को तकलीफ हो रही है तो बोल दीजिए ना, गोडसे उनका चाहिए था, मैं क्या बोलूं? अगर गोडसे को बोलना गुनाह इस देश में हो चुका है तो फिर आप 150 साल महात्मा गांधी के क्यों मनाते हैं? अब देख लीजिए, अगर आप जो बोल रहे हैं सही है तो, वरना आप लोग फिर चला देंगे ओवैसी ने कहा। अगर उन्होंने कहा है तो गोडसे के कॉन्टेक्स्ट में कहा है, तो क्या गिरिराज यूनियन मिनिस्टर गोडसे को सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम। बीजेपी should answer, Narendra Modi should answer why he has destroyed the Indian economy, why he has created massive levels of joblessness in this country, why people, youngsters of this country cannot dream of getting a job in this country. That's the discussion that Mr. Narendra Modi needs to have. यूपी के बदायूं के पलाई गांव में एक प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टर धीरज शर्मा ने स्कूल को मधुशाला बना लिया और स्कूल के अंदर ही बैठकर जमकर शराब पी। प्रधानाध्यापक को जब ग्रामीणों ने स्कूल के अंदर बैठकर शराब पीता देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया और उसे खरी खोटी सुनाने लगे, जिसके बाद नशे में धुत धीरज शर्मा लड़खड़ाते हुए अपनी बाइक के पास पहुंचे और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और धीरज शर्मा को अपने साथ थाने ले गई। कहाँ जा रहे हो गुरुजी? स्कूल में क्यों पी रहे हो?